हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग बेटा इसके पहले फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, लेकिन पार्ट 2 इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपकी बुक में सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है। मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है, पहला मैंने आपको इसी सीरीज़ में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने शुरू का जो विजुअलाइजेशन था उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट जो इसका पार्ट था फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ के स्टेप्स के बारे में, नेपोलियन कोड के बारे में, मैंने उसको आपको बताया। और ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है जिसमें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बनना शुरू हुआ, कैसे ये प्रोसेस में आया, उसको हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस पहले कर लेते हैं कि वहाँ पर पहले सिस्टम कैसा था। सिस्टम कैसा था मतलब वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पर सिस्टम ये हुआ करता था कि वहाँ पे किंग था, है ना। और ये जो किंग का जो किंगडम हुआ करता था, ये केवल कुछ एक जगह नहीं था कि केवल एक या दो ही थे। एक्चुअल में जो किंगडम्स हुआ करते थे वो पूरे के पूरे यूरोप में छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे। और ये ऑटोनोमसली अपने टेरिटरीज़ में अपना रोल प्ले करते थे, अपना रोल वहाँ पर रूल करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपना जो भी जिस तरह की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती सब वो करते थे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थे, ये बहुत सारे थे। आप समझिए कि केवल जर्मनी के जब जर्मनी पर नेपोलियन ने अटैक किया था तो वहाँ पर करीब 343 वहाँ पर उस समय वहाँ पर किंगडम थे जो वहाँ पे आपस में थे। बाद में उसमें से उसने उनको कोफेडरेशन बना दिया, कई सारे लोगों को मिला करके कोफेडरेशन बनाया, मतलब उनको एक एसोसिएशन के नीचे उनको एक कर दिया। हालांकि वहाँ पे किंगडम भी था लेकिन उनको एक कर दिया गया, एक कोफेडरेशन के अंदर डाल दिया गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप में कितने सारे किंगडम उस टाइम पर रहे होंगे। वहाँ पर डिफरेंट एथनिक थे, एथनिक लोग थे। तो जितने लोग एथनिक लोग वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लोग रह रहे हैं। एथनिक का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हों या अलग रिलीजन के हों या अलग जियोग्राफिकल एरिया के रहने वाले हों, उसको हम लोग एथनिसिटी बोलते हैं। तो एथनिक ग्रुप जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे, हर किसी का अलग अलग था। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग बोलते हैं, जैसे कश्मीर के लोगों को कश्मीरी हम बोलना शुरू करते हैं, पंजाब के पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं, गुजराती बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। हम लोग उनको अलग अलग एथनिसिटी में हम उसको जोड़ लेते हैं। वैसे वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से रोल करते थे। हालांकि उसमें जो मेन थे वो ये थे, हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वो मेन था। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वो उस समय ऑस्ट्रिया पर उनका पूरा का पूरा कब्जा था। वहाँ पर पूरा का पूरा उनका रोल प्ले करते थे, वो पूरा का पूरा रूल वहीं उनका था। हैब्सबर्ग एम्पायर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने जो पढ़ा होगा बूर्बो डायनेस्टी का लुई 16 के बारे में, वैसे यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर के लोग रूल करते थे। ये इनका बहुत बड़ा उस समय शासन हुआ करता था, बहुत बड़े एरिया में। तो ये सभी के सभी अलग अलग एरिया में बटे हुए थे। बटे होने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स में बटे हुए थे। तो वहाँ पर कोई भी नेशन जैसा कोई थॉट नहीं था। मतलब नेशन का मतलब जो सॉवरेंटी होनी चाहिए वो सॉवरेंटी थी नहीं। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर थोप रहा है, या उसके अंडर में नोबल है या कोई बड़ा राजा है वो अपने अंडर जो नीचे छोटा राजा है उसको इम्पोज कर रहा है कि आप ये रूल लगाओ। यहाँ तक कि लोगों के करेंसीज अलग अलग हुआ करते थे, है ना। इस तरह की जो प्रोसेस थी वो वहाँ पर हुआ करती थी। अब इसमें आप लोगों को कुछ डेट्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हम लोग उसको एक बार डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। हमको पता है 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, 1791 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, 1793 से 94 के बीच में रेन ऑफ टेरर आया, 1794 के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी का सिस्टम चालू हुआ। 1797 में हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन ने वॉर करना शुरू कर दिया और अपनी जो पोजीशन थी फ्रांस में उसने मजबूत कर लिया। 1804 में वो सिविल कोड लेकर के आता है। 1804 में वो अपने आप को एम्परर भी घोषित कर देता है। और 1814 से 15 के बीच में, ये 15 का जो डेट है इम्पॉर्टेंट है, इसमें वो हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में, जो नीदरलैंड के पास पड़ता है, वहाँ पे उसको हरा दिया गया और सेंट हेलेना आइलैंड पर उसको भेज दिया गया। यही 1815 में एक वियना कांग्रेस होती है। वियना कांग्रेस जो है जिसमें ऑस्ट्रिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो हमें वहाँ पर मिलता है। और आपने सुना होगा कि वेन फ्रेंच स्नीजेस
यूरोप कैचेज कोल्ड, जब फ्रांस को छींक आना शुरू हो जाती है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम पकड़ लेता है, जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक का जो स्टेटमेंट है ये वीना कांग्रेस में ही दिया हुआ था, ये फ्रांस के बारे में उसने कहा था। इसके बाद हम लोग 1821 का एक पॉइंट देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ग्रीस जो है, जो ग्रीस जो था, यूनान जिसको हम लोग बोलते हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल करता है। इंडिपेंडेंस वॉर में वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल की वजह से वो आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। फिर हम लोग 1830 का कुछ रेवोल्यूशन देखेंगे जिसमें फ्रांस में एक रेवोल्यूशन होता है और उस रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में जो सिस्टम था, पुराना सिस्टम था, वो ख़त्म हो जाता है, जो 1815 पर लागू किया गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1815 में क्या लागू किया गया था। 1815 में जब ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, इन सब देशों ने जब मिल करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और नेपोलियन को हरा दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में, तो वहाँ पर फ्रांस के वो एरिया जो अंडर कंट्रोल थे नेपोलियन के अंडर में, उसको सबको आपस में बांट दिया गया। कुछ एरिया नीदरलैंड को दे दिया गया, कुछ एरिया ऑस्ट्रिया ने रख लिया, कुछ प्रशा, ऐसे करके सब अपना बांट लिया। जो कोफेडरेशन था जर्मनी का वो उसको अनटच रखा गया, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो एरिया उन्होंने कब्जा किया था उसको कुछ ले लिया गया, कुछ बांट दिया गया, कुछ पिडमांट को दे दिया गया था, एरिया को दे दिया गया था। पिडमांट हम लोग जब इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें ये वर्ड आएगा। तो इस तरह से उसने बांट दिया गया था। तो एक तरह से ये जो रिवॉल्यूशन में जो चीज़ें हुई थी वो एक तरह से डी काउंटर हुई हैं। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डी काउंटर, बिल्कुल रिवॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट हुआ और फिर से कंजर्वेटिव लोगों का फिर से बोलबाला हो गया फ्रांस में, खासकर पूरे यूरोप में, फ्रांस में भी कर दिया गया। बोर्बो डायनेस्टी के एक रिलेटिव था जो लुईस 16 का, उसी फैमिली के एक को वहाँ का राजा बना दिया गया। एक तरह से जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो चीज़ें चेंजेस हुई थी, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें फिर से ख़त्म करके वहाँ का जो हेड था उसको बदल दिया गया। मैक्सिमम चीज़ें तो नहीं चेंज हुई, लेकिन वहाँ पे एक राजा बना दिया गया और फिर से वही सेंसरशिप वगैरह आ गया, फिर से चुनाव होना बंद हो गए, सारी चीज़ें वहाँ पर लागू कर दी गई। हालांकि जो जैसे जो नेशनल एंथम का प्रोसेस था, नेशनल करेंसी का था, ट्रांसपोर्ट और इस पर जो काम किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो काम किए गए थे, वो उतने तरीके से उसको ख़त्म नहीं कर पाया गया था। फिर हम लोग 1830 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस में वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन की वजह से उस टाइम के जो राजा था उसको हटा करके लुई फिलिप नए राजा को वहाँ पर बना दिया गया। फिर हम लोग 1848 पे जाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि लुई फिलिप को जो फ्रांस का उसमें राजा बनाया गया था 1830 में, उसको भी हटा दिया गया। न केवल वहाँ पर हटाया गया, ये 1848 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, तो फ्रांस में तो लुई फिलिप को हटा दिया गया, फिर से वहाँ पर एक तरह से डेमोक्रेसी लाई गई। इसके अलावा हम लोग जर्मनी में देखेंगे कि वहाँ पर फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहाँ पर एक तरह से लिबरल लोग इकट्ठा करके काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारे एरिया जर्मनी का, पोल एरिया में, हर जगह वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों ने डेमोक्रेसी, कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन चीज़ों की वहाँ पर डिमांड करना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग 1859 से लेकर के 70 के बीच में जो इटली एक हुई उसके बारे में देखेंगे, और 1866 का एक वॉर जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ हुआ था, और 1871 का वॉर जो फ्रांस के खिलाफ, 1860 का वॉर और 1871 का जो वॉर हुआ था उसको हम लोग देखेंगे, जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और इसमें किस तरह से आगे चल करके जर्मनी जो है कैसे एक अपना एक नया देश बना लिया प्रशा के इनिशिएटिव से, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसके बाद 1878 का कुछ पार्ट हम लोग देखेंगे जिसमें बाल्कन्स का एरिया होगा, और बाल्कन्स किस तरह से पूरे के पूरे एरिया में, बाल्कन एरिया में किस तरह से पूरा का पूरा जो अशांत हो जाता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 2.1 जिसमें लिखा हुआ है अरिस्टोक्रेसी के बारे में, ये अरिस्टोक्रेसी होता क्या है। अरिस्टोक्रेसी होता क्या है? अरिस्टोक्रेसी जो है वो जो अमीर लोग होते हैं, अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या, जो अमीर लोग हैं उनको हम लोग अरिस्टोक्रेट्स में डालते हैं। तो ये एक तरह का डोमिनेंट क्लास होता है। डोमिनेंट का मतलब जिनका प्रभाव हर जगह है, बिजनेस में है, अमीर लोग हैं, या जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, या बहुत सारे आर्मी के बहुत बड़े जनरल हैं, बहुत सारा पैसा है, आर्मी उनके पास है। तो इस तरह जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनको अरिस्टोक्रेट कहा जाता है। ये कॉमन लोग नहीं होते हैं। अरिस्टोक्रेट मतलब बिल्कुल अमीर लोग, अमीर लोगों को इसमें ये कहा जाता है। तो ये लोग जो थे, ये पूरे के पूरे जो लोग थे, ये वॉज द डोमिनेंट क्लास। पूरे के पूरे एरिया में यही लोगों का कब्जा था, यही लोग पूरा रूल करा करते थे, है ना।
लेकिन धीरे धीरे इनके पास मतलब कंट्री साइड में भी हर जगह इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, हर जगह इनका रोल था, हर जगह इनकी पहुंच थी। लेकिन आगे चल कर के हम लोग ये देखेंगे कि इनके खिलाफ जो है, जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग इनके खिलाफ होना शुरू कर दिए। वो हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट आप पैराग्राफ में आप देखेंगे कि किस तरह से आगे चल कर के अब ये स्मॉल पीजेंट्स लोग क्यों आएंगे, बिजनेसमैन लोग क्यों आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे रीज़न था जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे नया जैसे प्रोसेस ये शुरू हुआ वैसे वैसे प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो कई लोग को वो लोग जॉब देना शुरू कर दिए, नौकरी उनको मिल गई, वहाँ पर काम करना शुरू कर दिए, वो बेचना शुरू कर दिए, कई कंज्यूमर सामान खरीदा करते थे। तो ऐसे करने से, अपने गुड्स सेल करने की वजह से ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन का इमरजेंस हुआ। इमरजेंस का मतलब होता है उदय हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेसमैन बन गए, अमीर लोग बन गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो पूरे बिजनेसमैन थे, ये लोग जो अरिस्टोक्रेट की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको वो छेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको हटाओ और एक तरह से जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इनकी जगह पे हमको भी इन्वॉल्व करो, इसमें हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो भी सिस्टम है, जो भी नियम कानून है वो हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने ये काम करना शुरू किया, है ना। तो ये जो वर्किंग क्लास आया, ये जो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, ये जो नए नए बिजनेसमैन बनना शुरू हो गए, इन्होंने आगे चल करके पूरे के पूरे यूरोप में, चाहे वो ब्रिटेन का एरिया हो, चाहे फ्रांस का एरिया हो, जर्मनी का, इटली का, हर जगह इन्होंने रोल प्ले किया है। इन्होंने ही आगे चल करके डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे लिबरल के बारे में कि लिबरल लोगों ने किस तरह से नेशनलिज्म में अपना रोल प्ले किया है। ये लिबरल होते कौन है? ये एक्चुअल में लिबर्टी वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग फ्रीडम चाहते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिबरल। जो लोग फ्रीडम चाहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिबरल। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लेसेस फेयर का। लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। आप हमारे मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। ये जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो कहेंगे, जो चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिले। अब इसका पूरा मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिबर्टी से इसका जुड़ाव है। मिडिल क्लास के लोग जो धीरे धीरे करके पैसा कमाना शुरू कर दिया, जिनके पास धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया, जो बिजनेसमैन बन गए, उन लोगों ने कहा कि हमें दो तरह की डिमांड्स हमको चाहिए। एक तो चाहिए उनको पॉलिटिकल डिमांड थी उनकी। इस पॉलिटिकल डिमांड में इनका ये कहना था कि हमें इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं उनको आप फ्रीडम दीजिए, है ना। दूसरा ये है, वो चाहते हैं यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हों। तो यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहेंगे। भाई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो किसी को इक्वलिटी दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि कैसे वो चीज़ों को फुलफ़िल करेगा, गवर्नमेंट कैसे इसको फुलफ़िल करेगी। तो यहाँ जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इसकी डिमांड की गई, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही था कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। आप यदि कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी सहमति होनी ज़रूरी है। जितने भी इसमें रूसो का बहुत बड़ा आइडिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक की इच्छा से बनती है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई आपने किसी को काम करने के लिए, अपने यहाँ कोई वर्क करने के लिए किसी को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन ने वर्क किया, उसने सही नहीं किया, वो बना नहीं पाया, तो क्या आप उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे। बस वैसा ही है, यदि आपको हमने कोई काम दिया है, आप यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको हम हटा सकते हैं। यहाँ वही सहमति की बात हो रही है कि आप रहेंगे तब तक जब तक हमारा कंसेंट रहेगा। ये कंसेंट आता कैसे है? इलेक्शन के थ्रू आता है।
भाई इसी के थ्रू पब्लिक अपने आप को बताती है कि हमारा कंसेंट किस कैंडिडेट पर है, किस गवर्नमेंट पर है, किसका विश्वास किस पर है। ये तो वो सहमति चाहते थे। और इन सब के अलावा उन्होंने जो दूसरा काम उन्होंने किया, पहला तो उन्होंने किया एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब जो एक आदमी के पास सारी की सारी जो पावर्स हैं उसको ख़त्म किया जाए, जो अपने मन में जैसा आता है वो अपने मन से काम करता है वो ख़त्म किया जाए, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर काम किया जाए। और दूसरा जो था वो ये था कि जो प्रिविलेजेस हैं उसको ख़त्म होना चाहिए, एंड ऑफ प्रिविलेजेस। जितने भी लिबरल्स थे उनकी यही डिमांड थी कि जो प्रिविलेजेस लोगों को मिले हैं वो ख़त्म होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए और इक्वलिटी बिफोर द लॉ इम्पोज करना चाहिए। अब ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ आएगा कैसे? इक्वलिटी बिफोर द लॉ आता है सफरेज से। सफरेज का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू वोट। यदि आप सबको वोट देने का अधिकार देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप ही इक्वलिटी आ जाएगी। हालांकि स्टार्टिंग में जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें केवल जो प्रॉपर्टी ओन लोग थे उन्हीं को केवल एक्टिव सिटीजन माना गया था 25 ईयर से ज़्यादा, और जो 3 दिन के बराबर जो है वो लेबर के वेज के बराबर टैक्स दिया करते थे, उन्हीं को वो लोगों ने कहा कि आप लोग जो हैं हम आपको राइट टू वोट का अधिकार देंगे, राइट टू वोट रहेगा, आप वोट दे सकते हैं। जब जैकोबिन्स आए तो उन्होंने ये काम ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि जितने भी 21 ईयर से ज़्यादा लोग हैं, अबव द 21 ईयर, उन सबको हम वोट देने के लिए कहेंगे। इसमें अभी भी जो विमेन थी उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जी तो एक हो गया। जब नेपोलियन आया तो उसने भी वही काम किया। नेपोलियन ने भी सफरेज को बहुत ही लिमिटेड रख दिया और जो जैकोबिन्स ने नियम बनाया था उसको एक कई भागों में उसको बांट दिया। जैसे स्लेवरी वगैरह को फिर से उसने वापस ले लिया था, निकाल दिया था। जैसे स्लेवरी ख़त्म हो चुकी थी उसको फिर से लॉन्च कर दिया गया। स्लेवरी लीगल हो गया, लोग अब गुलाम रख सकते थे उसके टाइम पर। आगे का जो मैटर है वो ये है कि ये जो इकोनॉमिक जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, कि ये तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं सब पॉलिटिकल है ना। ये जो इकोनॉमिक यदि हम बात करें स्फीयर में कि ये लोग क्या चाहते हैं लिबरल लोग, तो इनकी जो मेन डिमांड होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, लेसेस फेयर, डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स, आप हमारे मैटर में इन्वॉल्व मत होइए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम चाहिए उनको, किसमें? मार्केट मूवमेंट में। जो मार्केट मूवमेंट्स होती हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बेचते हैं, खरीदते हैं, उन्होंने कहा आप उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाइए, आपको इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। आप मान लीजिए किसी की प्राइस फिक्स कर देते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। आप डिसाइड कर देते हैं कि ये सामान नहीं बेचना है, ये सामान बेचना है। इन सब चीज़ों की जगह पर उन्होंने कहा ये जो मार्केट है उसमें डिमांड सप्लाई का खेल होता है। जब लोगों को जितनी डिमांड होगी वैसे उसका दाम बढ़ जाएगा, जब उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो अपने आप ही उसको सस्ता बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। हालांकि इसके अलग एस्पेक्ट्स हैं आगे चल करके जो हम लोग सोशलिज्म में पढ़ते हैं, बट ये है कि स्टार्टिंग में लिबरल्स की यही डिमांड थी और यही उन लोगों ने बात किया था। अब देखिए लिबरल्स की जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जर्मनी का। जर्मन, उस समय कोई जर्मनी बनी नहीं थी, लेकिन जर्मन स्पीकिंग जो एरिया था उसकी हम बात कर रहे हैं। जब मैं बात करूंगा जर्मनी, इसका मतलब कि हम जर्मन स्पीकिंग एरिया बात कर रहे हैं, क्योंकि तब तक जर्मनी नहीं बना था। नेपोलियन जब वहाँ पर गया तो उसने 343 जो स्टेट्स थे उसको उसने एक कोफेडरेशन बना दिया। कोफेडरेशन का मतलब होता है एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन का मतलब है जैसे आप उसके मेंबर बन गए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अलग होना चाहते हैं तो आप उनसे अलग भी हो सकते हैं। इस तरह का उसने बनाया और ये संख्या घट करके जो स्टेट 343 थी उसकी जगह पे स्टेट अब हो गए 39 स्टेट्स हो गए जब नेपोलियन जर्मनी पे उसको अपने कंट्रोल में रख लिया था। जब वो आया तो उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जैसे वहाँ पर जो करीब 30 करेंसीज थी उनको उस समय घटा करके उसने 2 करेंसीज में बाद में बदला गया था। अब कैसे बदला गया था, किन्होंने बदला हुआ था, ये हम लोग आगे तभी चल के देखने वाले हैं कैसे। ये जो चीज़ें हुई थी जो वहाँ के लोगों ने किया था, जैसे नेपोलियन ने 39 स्टेट बना के छोड़ दिया
वहाँ पर, लेकिन जो इन लोगों की जो करेंसीज थी वो अलग अलग करेंसी थी, है ना। अब ये करेंसी में अपना बिजनेस करते थे। अब मान लीजिए किसी को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो जिसकी दूरी करीब 600 किलोमीटर है, हम हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक के बीच में, इनके बीच में उन लोगों को 11 बार उनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। जो भी बिजनेसमैन जो भी अपना सामान ले जाता था उसको 11 बार 11 कस्टम ड्यूटीज़ उनको जगह पर देना पड़ता था। इसका मतलब था, और करीब करीब लगभग 5% देना पड़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका दाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था। और यदि हम इसको सब जोड़ते चले जाएँ तो करीब करीब 11 का मतलब वो 55% करीब जो है दाम अपने आप बढ़ जाता था। केवल टैक्स की वजह से इसका दाम बहुत हाई हो जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो वेट और मेजर्स थे ये भी बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे फ्रांस में जैसे वो बना, और उसके पहले भी उन फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने भी ये स्टेप उठाया था कि जो मेजरमेंट है उसको तो कम से कम एक कर दिया जाए, यूनिफॉर्म कर दिया जाए। वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने ये काम किया। फॉर एग्जांपल जो एल होता है EEE, वहाँ पर एल जो है उसको लंबाई के लिए नापने के लिए इसका वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एल जैसे हमारे यहाँ मीटर होता है वैसे एल उसमें यूज़ करते थे। तो एल जो है उसका जो है लेंथ अलग अलग हुआ करता था। जैसे किसी स्टेट में, जैसे फ्रैंकफर्ट में 54 सेंटीमीटर है तो कहीं 55 सेंटीमीटर है, और न्यूरमबर्ग में तो ये 65 सेंटीमीटर है। अब किसी से कहा कि हमको वन एल आप हमारे लिए कपड़ा निकाल दीजिए, तो वहाँ पे 65 मीटर देगा, लेकिन किसी दूसरी जगह जाएगा जैसे फ्रीबर्ग में जाएगा तो वहाँ केवल 53 मिलेगा। और वहाँ पे करीब आप देखिए तो करीब 10-12% का अंतर है, जो करीब आप समझे कि 20% का अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि इतना डिफरेंस आपको मालूम चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में प्रॉब्लम थी, बिजनेस करने के वालों के अंदर प्रॉब्लम थी, और इसको ख़त्म करने के लिए एक संस्था आई जिसको हम लोग बोलते हैं जोल्वेरीन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जोल्वेरीन जो है, जोल्वेरीन एक कस्टम यूनियन था। हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये था क्या, एक तरह का कस्टम यूनियन था। कस्टम का मतलब सर जो ये टैक्स लेते हैं उन्हीं को हम लोग कस्टम बोलते हैं। तो ये कस्टम यूनियन था। यूनियन का मतलब ये लोग कई बिजनेसमैन आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन या यूनियन बना लिया। अब ये जो जोल्वेरीन था, इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 11 बैरियर्स हैं उन बैरियर को ख़त्म किया जाए। इन्होंने कहा ये जो बैरियर्स हैं इन बैरियर्स को ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने इन 11 बैरियर्स को ख़त्म कर दिया अपने बिजनेस करने के लिए। वो बिजनेसमैन ने कहा कि हमको यदि यहाँ से वहाँ तक सामान बेचना है तो हम अपना कोई यहाँ पर बैरियर ख़त्म कर देंगे, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो 39 स्टेट्स में करीब करीब 30 करेंसी चलती थी, उसकी जगह पे घटा के उन्होंने 2 करेंसी कर दी। अब देखिए यहाँ पे किसी भी स्टेट का रोल नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ये आपस में बिजनेसमैन ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। और यहाँ पर जो 30 था उसको उन्होंने 2 करेंसी में चेंज कर दिया, बैरियर्स को ख़त्म कर दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपने बिज़नेस को और फ्रिक्वेंट करना शुरू कर दिए, बिज़नेस और अच्छा सा करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर हमें यही मिलता है। और इसके अलावा इसके जो रेलवे या ट्रांसपोर्ट का जब हम लोग देखते हैं, इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अब ये हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक कॉमन बिलोंगिंगनेस का जो थॉट था वो कैसे आता था। तो हमने देखा था कि सर इन कॉमन बिलोंगिंग्स के लिए हमने देखा कि इनके कॉमन लैंग्वेज होने चाहिए, या तो ऐसे आ गया, या तो वहाँ की हेरिटेज ऐसी थी, उनका पास्ट ऐसा था कि उन्होंने इस बेस पर उन्होंने अपने आप को एक कर लिया, है ना। लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि कहीं पर कल्चर भी था, है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो सबसे मेन देखा है वो ये देखा है कि कल्चर, इन सब के अलावा ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कहीं कहीं जगह पर जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को बिज़नेस करना चाहिए, और एक देश जब रहेगा तो इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कोई देश है, नेशन है, और वो पूरा एक हो जाता है, वहाँ के जो पूरा सिस्टम है उसको एक कर देता है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बिजनेसमैन कहीं से भी वो रिसोर्स जो है वो खरीद सकता है, और उस अपने रिसोर्स से गुड्स बना करके वो उसको सेल भी कर सकता है, बेच सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आराम से एक रिसोर्स मिल जाएगा, और दूसरी बात उसको बहुत सारे कस्टमर भी मिल जाएंगे। छोटा देश रहेगा कम रिसोर्स मिलेगा,
बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे टैक्स लगेंगे, कस्टमर भी आपको वहाँ के देश के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब नेशन रहेगा तो क्या फ़ायदा रहेगा, आप अपने पूरे देश में जहाँ पर चाहेंगे वहाँ से रिसोर्स ले लेंगे, जहाँ से चाहेंगे आप अपने पूरे सामान को बेच सकेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसीलिए मैंने लैंग्वेज की बात की, हेरिटेज की बात की, कल्चर की बात की और यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात की। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अलावा जो वहाँ की रेलवेज़ थी, रेलवेज़ का मतलब हुआ जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। क्योंकि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते थे। जब कुछ लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए तो अपने आप ही उनके अंदर बिलोंगिंगनेस आना शुरू हो गई। एक जगह से दूसरी जगह जब जाना शुरू कर दिए तो बिलोंगिंगनेस अपना आना शुरू हो गया। इसी के कारण से आगे चल कर के ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन्होंने भी बहुत सारा रोल प्ले किया है। जैसे हमने बताया था कि फ्रांस में नेपोलियन के आने से पहले तक वहाँ पे एक नेशनल करेंसी लॉन्च कर दी गई थी। नेपोलियन ने भी इस पर बहुत वर्क किया कि एक ही में लोग बिज़नेस अपना कर सकें। ये जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, वहाँ का कस्टम, वहाँ के जो कल्चर्स हैं, जो वहाँ का हेरिटेज है, जो वहाँ का पास्ट है, जो वहाँ की हिस्ट्री है, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम लोग थर्ड इसमें पॉइंट देखेंगे न्यू कंजर्वेटिज़म के बारे में। ये 2.3 आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर कंजर्वेटिव फिर से आ गए। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कंजर्वेटिज्म किससे कहते हैं। कंजर्वेटिव उन्हें कहते हैं जो अपने पुराने ट्रेडिशंस को, अपने पास्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंजर्व करना चाहते हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें जब 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो वियना कांग्रेस बुलाई गई, जिसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, मिनिस्टर था, मेटरनिख, वो वहाँ पर आया। और मेटरनिख ने ये प्लान किया कि क्यों ना जो फ्रांस है उसके एरियाज़ को बांटा जाए। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कोटेशन है जिसमें उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड। जब इसको छींक आती है फ्रांस को तो पूरे यूरोप को जुकाम जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि इसको कुछ होगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी तो पूरे के पूरे एरिया में, पूरे के पूरे यूरोप में वो बातें फैल जाएंगी, रिवॉल्यूशन जैसी एक्टिविटी होना शुरू हो जाएंगी। इसी के लिए जब कंजर्वेटिव लोग आए तो इन लोगों ने फिर से वही डायनेस्टी का जो रूल था, जो मोनार्की था, उसको उन्होंने फिर से फ्रांस में रिस्टोर कर दिया। अब इसका मतलब ये हो कि फिर से वहाँ पे मोनार्की आ गई, फिर से वहाँ पे राजा आ गया और जो बोर्बो डायनेस्टी थी उसी का एक बोर्बो डायनेस्टी का ही एक रिलेटिव था, उसी को वहाँ का राजा बना दिया गया। अब आगे समझिए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ। जैसे जो वहाँ की आर्मी में डेवलपमेंट हो चुका था, मॉडर्न आर्मी बन चुकी थी, नए नए हथियार एम्यूनिशन आ चुके थे, उस पर उन्होंने कोई भी टच नहीं किया। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी होता है, जो अधिकारी वहाँ पर हुआ करते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनके मेरिट के बारे में भी उन्होंने कोई भी ज़्यादा उसमें कोई कदम नहीं उठाया। वहाँ की जो इकोनॉमी जो चेंज हो गई थी उसके बारे में उन्होंने कोई सिस्टम नहीं उन्होंने बदला। जैसे जो करेंसी आ गई, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ला दिया गया, जो बैरियर्स हटा दिए गए, इन सब चीज़ों के लिए भी उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बदली। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन तो चेंज कर दिया गया, जो वहाँ का एम्परर जो नेपोलियन था उसको हटा दिया गया, लेकिन जो वहाँ के जो बेसिक सिस्टम था उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। बस केवल जो राइट टू वोट का जो सिस्टम था, जो चुनावों का था, वो हटा दिया गया था। वो वहाँ पर किंग जो था वही कहा गया कि हम ही अब जो है पूरा का पूरा रूल करेंगे, हमारे डिसीजंस अब आगे माने जाएंगे। तो उसने इकोनॉमी के अलावा वहाँ पे जो फ्यूडलिज्म था उसको फिर से नहीं लाया गया। इसका मतलब जो नोबल और क्लर्जी का जो सिस्टम था वो जैसे ख़त्म हुआ था वैसे ही बना रहा। और जो सर्फडम था, जो वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था वहाँ के लोगों के यहाँ, उसको भी उन लोगों ने वापस नहीं किया। तो यदि आपसे पूछा था कि 1815 के आने के बावजूद भी कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हुई, जो अनचेंज रहीं, कौन सी चीज़ें नहीं बदली, तो आप इसमें से ये जो है 5 पॉइंट आप अपने एग्ज़ाम में आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 1815 का जो वियना कांग्रेस हुआ था, इस वियना कांग्रेस में, इसको हम लोग वियना कांग्रेस बोलते हैं। ये वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पर हुई थी। तो वियना कांग्रेस जो है, इसमें जो है वियना कांग्रेस में जो मेन जो थे वो थे ब्रिटेन, मैंने आपको पहले बता दिया है, ब्रिटेन था, रशिया था, रशिया के बगल प्रशिया था, दोनों की स्पेलिंग में बस केवल आगे पी लगा दीजिए, प्रशिया हो गया। और ऑस्ट्रिया जो मेन था, है ना, जो मेन था ऑस्ट्रिया।
इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। तो इन लोगों ने ही बाद में सारे के सारे जो भी फ्रांस के एरिया थे जहाँ पर नेपोलियन ने कंट्रोल कर लिया था उसको आपस में उन्होंने बांट लिया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि बोर्बो जो डायनेस्टी थी उसको फिर से डिपोज कर दिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो हटा दिया गया था उसको फिर से इम्पोज कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस ने जो भी एरिया जो अनेक्स किया था, जीता था, उसको आपस में उन लोगों ने शेयर कर लिया, बांट लिया। जैसे नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेट अप इन द नॉर्थ, जेनेवा वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट, जो जेनेवा का एरिया था जो स्विट्जरलैंड के पास पड़ता उसको पिडमॉन्ट में जोड़ दिया गया। प्रसा जो है उसको इम्पॉर्टेंट जो फ्रंटियर का एरिया था उसको उसने ले लिया। इसके अलावा जो इटली का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न इटली था, उसको भी ऑस्ट्रिया ने अपने हाथों में ले लिया। इन चीज़ों में एक जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि जो 39 स्टेट का जो कोफेडरेशन बनाया था जर्मनी का, उसको इन लोगों ने कुछ टच नहीं किया। जैसा बना हुआ था उसको वैसे ही अनटच्ड छोड़ दिया उन्होंने। प्रशा ने भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं किया। इसी तरह से जो पोलैंड का एरिया था उसको जो है वो जो पोलैंड का जो पार्ट था, वाइल प्रशिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, और रशिया को पोलैंड दे दिया गया और सेक्सोनी का जो एरिया था उसको प्रशिया को दे दिया गया। ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कर दी थी। अब इसका मतलब ये होगा कि कंजर्वेटिव जब वो आए तो फिर से वहाँ पर ऑटोक्रेसी फिर से स्टार्ट हो गई। जो इतने सालों से चला आ रहा था, जो पिछले 25 सालों से पूरा सिस्टम चेंज हुआ था, वो एक झटके में नेपोलियन के जाने के बाद पूरा सिस्टम चेंज हो गया, फिर से ऑटोक्रेसी आ गई। ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ फिर से एक आदमी की सरकार चलने लगी, जो डेस्पोटिज्म होता है वो चालू हो गया। अब ये किस तरह से चालू हुआ, जो मेन था, जब आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो चेंज नहीं हुई, तो चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि जो सेंसरशिप थी वो लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब है जो राइट्स अभी आपके पास थे कि आप अपना राइट टू लिबर्टी है, उसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, वो उस पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो ये लिबर्टी इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी उन लोगों ने ख़त्म पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक बात ये बता दूं कि इतना होने के बावजूद भी जो वहाँ के लिबरल्स थे, जो वहाँ के लोग थे, जहाँ जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की, आगे चलकर उन्होंने इतना देखा, उन लोगों ने जो अपने प्रोसेस थे, नेशनलिस्ट जो प्रोसेस थे, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं और लगातार जो है वो काम करते रहे कि ताकि आगे चल कर के हम इसको चेंज कर दें। और आगे चल कर के उन्होंने 1830 में पहली बार और उसके बाद 1848 में दूसरी बार इसमें इन्होंने पूरी तरह से चेंज भी कर दिया था। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में। ये 2.4 आपका रिवोल्यूशनरीज़ का मैटर है। हालांकि ये मैं आपको जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ाऊंगा तब आपको ये मैटर मिलेगा, बट अभी हम लोग रिवोल्यूशनरीज़ थोड़ा देख लेते हैं। जब ये बुक चल रहा है तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। इसमें जो मेन है वो ये है कि जैसा मैंने अभी बताया कि वीना कांग्रेस में जो मोनार्की कंजर्वेटिव्स ने जो फिर से मोनार्की रिस्टोर कर दिया था, उसके खिलाफ लोग जो थे वो चाहते थे कि जो हमारा जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी है, वो हमारा बिल्कुल बना रहे। और इसके लिए जो रिवोल्यूशनरीज़ थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने अपना काम जारी रखा। इसमें एक जो सबसे फेमस नाम है वो है मैजनी का। हालांकि ये मैजनी जो है वो आपको मिलेगा इटली का, लेकिन ये जो मैजनी था उसने अपने देश के बारे में बहुत सारा काम किया है। ये मैजनी 1807 में जेनेवा में पैदा हुआ। जेनेवा इस समय आपका स्विट्ज़रलैंड में आता है। उसमें जेनेवा को ऑस्ट्रिया में डाल दिया गया था, पिडमॉन्ट के एरिया में डाल दिया गया था। एक तरह से इटली का ही पार्ट था वो, लेकिन वो ऑस्ट्रिया के अंडर में था। ये जब आगे चल कर के ये वहाँ की एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनेरी, उसका वो एक मेंबर बना, उसका एक मेंबर बना। कार्बोनेरी का मतलब होता है एक तरह का, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक जैसे सीक्रेट एजेंसी होती है, ऐसे कोई एक सीक्रेटली अपना एक बना लिया कि हमें कुछ चेंज लाना है, क्रांतिकारी तौर पे हमें इसे चेंज लाना है, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली। जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने अपना HSRA नाम से बनाया हुआ था, है ना। ये जो सीक्रेट एजेंसी थी, ये सीक्रेट जो क्लब था, ये जो सीक्रेट एसोसिएशन था, इसका मकसद ये था कि हम रिवॉल्यूशन कैसे लाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक जो कार्बोनेरी नाम की जो सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी थी, उसको उन्होंने उसका वो मेंबर बन गया। आगे चल कर के जब कार्बोनेरी की कई सारी एक्टिविटीज़ हुई और जब उसको पकड़ा गया कि भाई ये तो कुछ रिवॉल्यूशन जैसे अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको इटली से भगा दिया गया। आप समझिए,
जब वो उसको 1831 में जब उसको भगा दिया गया तो फिर वो इटली छोड़ के चला गया। और मर्सलीज में जो फ्रांस का एरिया था, याद है आपको, मर्सलीज में वो वहाँ पर उसने यंग इटली नाम की एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इटली नाम की एक संस्था बनाई, एक क्लब बनाया। ये बहुत फेमस है, यंग इटली नाम की बनाई ताकि वो इटली को आज़ाद करा सके। कहाँ पर? फ्रांस में बनाया। ये अपने जगह से भाग गया और वहाँ पर बनाया। इसी तरह से उसने बर्न जो एक एरिया है, बर्न एरिया में उसने एक यंग, ये स्विट्ज़रलैंड में आता है, यंग यूरोप वहाँ पर बनाया, है ना। वहाँ पे यंग यूरोप नाम का एक, वहाँ पर भी एक क्लब बनाया। इसमें ये क्लब में होता क्या था, ये लोग आपस में इकट्ठा होते थे और जो कैसे हम फ्रीडम ला सकते हैं, फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, इन सब बातों पर वो लोग डिस्कस किया करते थे। इस मैक्सिमम जो लोग थे वो यंग एडल्ट लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि वो मानता ये था कि भगवान भी चाहता है कि इटली जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। उसका मानना यह था कि रोम जो है, जिसको हम लोग रोमन भी बोलते हैं, रोमन कल्चर, रोमन एम्पायर बहुत फेमस था पहले। और उसने कहा कि ये जैसे रोमन एम्पायर आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले एक बना हुआ था, इतना फेमस था, वैसे ही हमारे यहाँ आज भी रोमन जो एम्पायर है बिल्कुल वैसे बना रहना चाहिए। ये किसी दूसरे के अंडर कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उसने फ्रीडम की बात की। इसको वहाँ पर नेशनल फादर की तरह माना जाता है, क्योंकि इसी के जो आइडियाज़ थे आगे चल कर के इटली में इतनी तरह से फैले कि लोगों ने आगे चल कर के 1959 से लेकर के 70 तक उन लोगों ने आपस में कोशिश की। हम लोग यूनिफिकेशन में पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने वहाँ पर किया, कैसे उन्होंने मोनार्की का अपोज़ किया, वहाँ के राजाओं को हराया, उनका खिलाफ जा कर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, आपस में वो लोग मिले और मिलने के बाद जो है उन्होंने एक राष्ट्र बना दिया। ये इतना फेमस है मेजनी कि इसको एक टाइम पर मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा था कि ये तो हमारे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमी है, मतलब ये सबसे डेंजरस आदमी है, मोस्ट वांटेड आदमी है, क्योंकि ये जो जिस तरह की आइडिया दे रहा है लोगों को, जिस तरह की बातें कह रहा है, उस जिस तरह से लोग इससे इतने इम्प्रेस हो जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है और हम चाहते हैं कि इसको वहाँ से हटा दिया जाए, है ना। मैं यहाँ पर कुछ बातें जैसे दिखाऊंगा आपको, कुछ प्रिंटिंग इसमें प्रिंट हुआ है 1833 का, ये यंग यूरोप की बात जो बनाया गया था 1833 में, उसके बारे में दिखाया गया है कैसे हुआ था। इसके अलावा एक पेंटिंग आपको यहाँ पर दिखेगी जिसमें देखिए सब लोग क्लब ऑफ थिंकर्स बैठे हुए हैं 1820 में, और सबके मुंह में एक अपना कपड़ा बांध के रखे हैं। ये कोई मास्क इसलिए नहीं लगा के रखे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वे कंजर्वेटिव के कारण अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो बात करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग बात करें, कैसे थिंकिंग करें, लेकिन सब लोग चुप हैं, तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, ये इसमें एक सटायर किया गया है। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, और जिस तरह से आपने ये एक जोल्वेरिन का सोर्स भी दिया हुआ है, सोर्स ए हम लोगों ने देखा हुआ था, सोर्स बी अभी देखते हैं। सोर्स ए में आपने रेनन के बारे में देखा था, जिसमें वो व्हाट इज़ नेशन के बारे में उसने बताया था। इसमें जो है ये जो फ्रेडरिक लिस्ट है, जो प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, उसने एक बात लिखी कि द एम ऑफ जोल्वेरिन इज़ टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू नेशन। जोल्वेरिन का जो मेन काम था वो ये था कि नेशनली जो पूरा का पूरा है, इकोनॉमिकली हम इसको पूरे देश को एक कर दें, जर्मन को हम एक कर दें, क्योंकि इस समय वो फेडरेशन बना हुआ था। उन्होंने कहा कि जो फेडरेशन का जो आइडिया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जो नेपोलियन ने काम किया था उसके आगे इन लोगों ने अपने आप को किया। ऐसा क्यों किया? ताकि वो सोच रहे थे कि हम यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि यूनिटी जो होती है उसी में शक्ति होती है ना, एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। जब यूनिटी रहेगी तो आप स्ट्रेंथ में रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपको कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता है। इसलिए बड़े बड़े जो देश होते हैं उनको हराने में किसी को दिक्कत नहीं होती, सॉरी, बड़े बड़े देशों को आप हरा नहीं सकते, लेकिन जो छोटे छोटे देश होते हैं उनको हराने में दिक्कत होती है। जैसे कोई छोटा देश कहे कि हम आपसे अलग होकर के हम एक नया छोटा सा देश बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई बड़ा स्टेट, कोई बड़ा देश आपको जल्दी से हरा सकता है, भगा सकता है, ख़त्म कर सकता है ना। लेकिन यदि आपका देश यदि बड़ा है, यूनिटी में है, बड़ा देश है, तो आपको कंट्रोल करना, आपको हराना, अनेक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कॉन्फेडरेशन उसने किया था उसी का एक आगे प्रोसेस इन लोगों ने आगे चलाया है, इकोनॉमिकली चलाया हुआ है। और हमने सफरेज के बारे में बात कर लिया था और हमने इसके बारे में बात कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिवोल्यूशन हुआ था 1830 से लेकर के 1848 के बीच में जो कुछ रिवोल्यूशंस हुए हैं उसके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे।
द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1840 ईयर्स। थैंक यू।